जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने उठाए कि भाई अगर आप काम कर ही नहीं सकते, अगर आपकी काम करने की औकात ही नहीं बची, आप फारिग हो जाओ भाई। अभी बांग्लादेश से धमकी वार्निंग दी है सबको कि चाइना के डेट ट्रैप में मत फंसो। पाकिस्तान की आपको स्थिति पर जब तेल के कुओं में आग लगी थी कुवैत में, फिर कैसे बुझाएगी? उन्होंने एक ऐसा धमाका किया जो सारी ऑप्शन सक कर इसका तालिबान का कि भाई जो कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान का आपस का मसला। हिंदुस्तान में तो होती होगी, लेकिन पाकिस्तान में ये बात यकीनन हैरानकुन होती है, क्योंकि कहा जाता है कि दोनों के एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। और जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके आखिरी दिन थे, तो उन दिनों में भी ये बात वो बार बार कहते थे कि वो हिंदुस्तान ले रहा है तेल और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मतलब फ्री है, वो किसी की उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो अमेरिका का दबाव आए या किसी और का प्रेशर आ जाए। मतलब इराक के हवाले से हमने देखा था, जब इनको चाहिए था तो कहते जी मास ऑफ जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वहां पर, इसको क्या मिला? लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा था तो सर सब बाउंड थे इस बात के कि भाई आपकी एयर स्पेस हम यूज कर सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। तो सर अपने फायदे के लिए तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे और आपके फायदे के लिए कभी इस्तेमाल न हुआ और मेरा नहीं ख्याल कि कभी होगा भी। सर आप अभी देखिए फखर भाई, रशिया यूक्रेन वाली लड़ाई रोक पाया यूएन? नहीं रोक पाया यूएन। कौन सी पिछले मतलब 40-45 साल से जब से मैंने भी होश संभाला है, मतलब मेरी एज में मैंने कोई लड़ाई रोकते हुए नहीं देखा यूएन को। आप बताइए यूएन से कौन सी लड़ाई रुक गई आज तक? क्योंकि यूएन का जो स्ट्रक्चर है सर ये गलत है। यूएस में जो सिक्योरिटी काउंसिल है 12 मेंबर चाहिए मेरे हिसाब से, और मेजोरिटी वोट से जाना चाहिए। अगर 12 में से 8 का मानना है, 66-33 वाला रूल होना चाहिए। अगर 8 एक तरफ है वही होगा। अगर फिर 4 का तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। आप मुझे बताइए यूएन में चाइना के होते हुए क्या कर लेंगे? 10 कंट्रियों से बॉर्डर मिलता, 22 कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट है। तो मतलब जब तक वो वहां बैठा हुआ तो कुछ होगा ही नहीं भाई। चाइना की सीधी सीधी टेरिटोरियल एम्बिशंस है, हर जगह में उन्हें जमीन चाहिए। तो ऐसे मेंबर P5 में बैठा है तो वहां होगा कि अगर आप इंडिया को बाहर रखेंगे तो क्या होगा? एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की जरूरत है। मैं WHO की मैं बात करूं, हल्का सा विषय छेड़ देते हैं यहाँ पे। WHO भी आउटडेटेड हो गया। आप बताइए क्या कर पाए WHO चाइना का? आज तक वो ये नहीं बता पा रहा लेबोरेटरी में, वुहान की लेबोरेटरी में वायरस बना। अगर आप में दांत ही नहीं बचे, अगर आप टूथलेस टाइगर हो, इफ यू डोंट, अगर आपका वर्चस्व ही नहीं बचा, हर चीज की उम्र होती है फखर भाई। 60 साल आप चल लिए, अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। अब आपका बुढ़ापा आ गया, अब आप दद्दू बन गए, आराम करिए, मतलब बिल्कुल आप घर पे बैठिए। नाउ द वर्ल्ड कैन नॉट बी सबोटॉज टू योर प्री हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर। लेकिन सुमित जी एक चीज और भी, हम अनफॉर्चुनेटली हम जो ईस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या जितने भी लोग हों, हमारा अपना सर आसियान है, सार्क है, फ्लाइडिम का सर, उसको भी तो हम एक्टिव नहीं रखते हैं ना। OIC है, तो अगर OIC कल पता नहीं कौन किसके शो में, मेजर साहब बल्कि मेरे शो में कह रहे थे कि वहां पे तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जो बल्कि सॉरी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि वहां पे गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम्स की है भी नहीं, लेकिन वो OIC के मेंबर है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना पाए अभी तक? 75 इयर्स पार्टीशन को हो गए। इस रीजन में हिंदुस्तान के पास एक ताकत मौजूद है। चले मैं कहता हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी उस जितनी नहीं है, लेकिन कम से कम उसके 10% तो होगी, 8% तो होगी, 15% तो होगी। फिर बांग्लादेश है, बाकी अगर चाइना के साथ हालात बेहतर किए जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना, तो ये क्यों नहीं सर हम कर सकते ये चीज? मसला यह कि हम भी तो उनकी तरफ देखते हैं ना। देखिए ये जो यूएन को बनाया गया था फखर भाई, इसकी परिकल्पना की थी जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद देखा इतने लोग मरे, ऐसी कोई लड़ाई ना हो, इतना विनाश ना हो, तब इन्होंने कहा कि एक ऐसी बॉडी बना जिसका काम है लड़ाई को रोकना, वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी लाना। तो ओवर द इयर्स हमने क्या देखा, इनका स्ट्रक्चर डिप्लीट होता गया। आज ये एक बॉडी ऐसी है जैसे आप खेत में वो लगाते हो ना पुतला, चिड़ियों को डराने के लिए, वो पुतला बन गया। उसके ऊपर वो मोटा सा लगा के वो चिड़िया चील को, वो चिड़िया तो डर जाती है उससे, पर अगर आप जमीन पे देखें कोई उससे डरता नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले 20-30 सालों में मैंने इनको कोई वॉर प्रिवेंट करते देखा नहीं। क्या आज टाइम नहीं आ गया कि सवाल उठाया जाए जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने उठाए कि भाई अगर आप काम कर ही नहीं सकते, अगर आपकी काम करने की औकात ही नहीं बची, आप फारिग हो जाओ भाई। फिर दूसरी जो डेवलपमेंट आती है अफगानिस्तान के हवाले से, कल 15 अगस्त है और 1 साल तालिबान को हो जाएगा। यानी एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले उन्होंने, यानी यस्टरडे उन्होंने, मैंने एक ट्वीट फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो अफगानिस्तान का है, उन्होंने पश्तो में एक ट्वीट की थी, अमीर खान मुत्तकी के स्पोक्स पर्सन ने, कि हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम टू द इंडियन एम्बेसी इन काबुल। तो
सर कैसा देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, क्योंकि साल पहले तक हालात बिल्कुल, जब 15 अगस्त आया था तो यकीन करें मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ बड़ा हैरान था, यकीनन आप हिंदुस्तान में बैठ के हैरान होंगे, बल्कि दुनिया सारी हैरान थी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा ठहराव आ गया तालिबान के हवाले से लोगों के, मतलब जो हुकूमतें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। फखर भाई 2-3 कारण है इसके। पहला कारण ये है कि देखिए हर चीज आपके माइंड में है। अगर आप अपना दिमाग ठीक कर लो, दिमाग साफ कर लो, दिक्कतें उससे सारी खत्म, अगले दिन दिक्कतें खत्म। पर इंसान की नौयत ऐसी है, वो दिमाग को साफ करता नहीं, तो ये प्रॉब्लम है, चलती रहती है। दूसरा पॉइंट आपको बताऊं, अभी वर्ल्ड में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अभी हमारे पास एक बहुत डिजास्टर्स पावर है, चाइना। चाइना कब किसको कहाँ यूज कर ले, कैसे यूज कर ले, कैसे, अब देखिएगा श्रीलंका का विनाश या पतन हुआ, जो हिंदी में कहते हैं डिजास्टर हुआ, वो हुआ चाइना के कारण। अभी बांग्लादेश ने धमकी, वार्निंग दी है सबको कि चाइना के डेट ट्रैप में मत फंसो। पाकिस्तान की आपको स्थिति पता ही आपको, ठीक है। और ऐसे 50 कंट्रियों की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है जहां ये सारी कवायद हो रही है। बिल्कुल। अब इनकी चाइना की पूरी कोशिश है कि वो तालिबानियों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह दाएं बाएं फंसाए। अगर हम ताइवान और चाइना के लिए जगह छोड़ेंगे तो ये जो अफगानिस्तान है फुली वॉलेटाइल हो जाएगा, बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो ये सबके इंटरेस्ट के लिए कि अफगानिस्तान वॉलेटाइल और डेंजरस ना हो। और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को एक्सेप्ट चंगेज खान आज तक कोई फतेह कर नहीं पाया, हिस्ट्री गवाह है इसकी। तो अगर अफगानिस्तान डेंजरस हो जाता है, ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इसीलिए सबका इंटरेस्ट है कि इनके साथ थोड़ा इनको एंगेज करो, इनके साथ थोड़ा बहुत रेजिडुअल रिलेशन रखो। और ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है दुनिया की, क्योंकि चाइना माइट यूज अफगानिस्तान फॉर इट्स ओन डेडली गेम। ये बहुत सारे लोगों से ये बात मैं सुन रहा हूँ। ये मान के चलिए आप देखिए, ये आप मान के चलिए 100% करेगा, उनकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। जब वो डूब रहे होंगे उन्हें लाठी पकड़ाएगा, फिर बंदूक पकड़ाएगा, फिर सब करेगा। ये सब होता आ रहा है। और अफगानिस्तान की हिस्ट्री कुछ ऐसी है, अफगानिस्तान की हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी है। अब हम क्या करें, वी डोंट वांट ट्रबल इन आवर बैकयार्ड। हम कहते हैं यार हमें ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हमने क्या किया, देखिए पहली बार फखर भाई, हमने कभी अफगानिस्तान में एम्बेसी बंद नहीं की थी, हमने उसको टोन डाउन किया अफगानी लोगों के साथ। अभी देखिए वीट भी हमने भेजा, 5 लाख इंजेक्शन भी भेजे, 6 लाख इंजेक्शन भी भेजे, ह्यूमैनिटेरियन एड सारा भेजा, पीछे हमने कंबले दवाइयां सारी भेजते रहे। इस दौरान भी 1 साल में भी हमारी एड भेजने की कॉमन आदमी को कवायद रुकी नहीं, वो जारी रही है। अगर हम एससीओ में ना बैठे तो चाइना तो जो मर्जी करेगा। तो अगर मतलब यू कैन नॉट प्ले ग्राउंड ओपन, आप प्ले ग्राउंड उसके लिए छोड़ नहीं सकते। तो आज है वहां एक पावर है। अब और तालिबान को भी ये पता है, अगर चाइना पावर है तो इंडिया भी पावर है। तालिबान को ये भी पता है कि इंडिया वालों की हमारी जर जमीन जोरों पे कोई नजर नहीं, दे नॉट आई आवर लैंड। और चाइना की पूरी नजर है। अब जो चाइना के कर्मकांड खुल रहे हैं देश दुनिया भर में, अगर दुनिया कोई ऑप्शन ना दे, देखिए एक ऑप्शन है, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, अगर ऑप्शन ना दे तो लोग जाएं कहाँ? तो वो एक ऑप्शन बनाए, जो डिप्लोमेसी में कहीं होता है ना, डिप्लोमेसी एक फार्मेसी में टर्म यूज होती है सर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। डिप्लोमेसी एट टाइम्स वर्सेस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मैं हिंदी में समझाता हूँ एक लाइन में। जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, वो क्या करता है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारा खाना पीना खत्म कर देते हैं। ये बैक्टीरिया जो है ये भूख के मारे मर जाते हैं। बैक्टीरिया को मारता नहीं, बैक्टीरिया का खाना पीना सब खत्म कर देता है, बैक्टीरिया भूख के मारे मर जाते हैं। जब तेल के कुओं में आग लगी थी कुवैत में, फिर कैसे बुझाएगी? उन्होंने एक ऐसा धमाका किया जो सारी ऑक्सीजन सक कर गया, ऑक्सीजन सक करके आग बंद हो गई। तो इट्स कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एट टाइम्स इन डिप्लोमेसी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज अ वेरी पोटेंट वेपन इसका, तालिबान का, कि भाई जो कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान का आपस का मसला, हमें इससे कुछ इससे पहले भी उन्होंने ये बात की थी। ये बिल्कुल स्टार्ट में मतलब जब मैं अफगानिस्तान 2 दफा कवर किया तो उस वक्त भी ये बात मैंने उनसे सुनी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये बात कैटेगोरिकली की कि यार हम इस चीज को, अगर कोई कहता है कि हम उसमें जाके इंटरफेरेंस करेंगे, तो उन्होंने गालिबन ये 2-3 या 4 दफा ये बात उनकी तरफ से आई है। अब रिसेंटली दोबारा आई होगी, क्योंकि लाजमी सी बात है, हिंदुस्तान के कंसर्न होते हैं उस कश्मीर के हवाले। फखर भाई जो एम्बेसी वाली बात हुई है ना, इसी दौरान नहीं। और तो मैंने कहा कि इससे पहले भी होती रहे, और यकीनन वो इस बात को समझते हैं। वो ऐसे नहीं, हमें, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि यार हमें लगता है कि यार उन्होंने बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधी हुई और बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई, वो बड़े, मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत मैं मिला, वो काफी तेज लोग हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद अमीर खान मुत्तकी साहब से अफगानिस्तान में मुलाकात हुई, इस्लामाबाद, तो बड़े मतलब ऐसे लोग हैं, यकीन करें लगता नहीं आपको कि मतलब हमें लगता है कि बस ठीक है ये तो मदरसे के शायद पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जब बात करते हैं तो समझ है उनको इस चीजों की, तो यकीनन वो इन चीज को भी समझते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं कि यार हिंदुस्तान को इस पे कंसर्न होते हैं, तो इसलिए वो इससे साइड पे लेते हैं। हिंदुस्तान में तो होती होगी, लेकिन पाकिस्तान में ये बात यकीनन हैरानकुन होती है, क्योंकि कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश हैं।
तो वैसे ये मैं उस एक और उसमें टोंट के तौर पे ये बात कर रहा हूँ ऐसा कोई, क्योंकि ठीक है जंगे भी हुई सब कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे से राब्ता सबसे ज्यादा इन लोगों का मेरे ख्याल में होता है। अब आम लोगों की बात करता हूँ। जयशंकर साहब की एक वीडियो क्लिप चलाई, इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिन लाहौर में उनका जलसा था, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं यूरोपियंस को कि आप लोग तेल और गैस इस्तेमाल करें तो आपके लिए बड़े हलाल है वो चीज और हमारे लिए हराम है वो चीज। क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब हिंदुस्तान में भी यकीनन ये बात डिस्कस हो रही हो कि यार हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तारीफें हो रही है जगह जगह। देखिए फखर भाई, सच बताऊं तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो पहले मुझे लगा ये वीडियो असली है, किसी ने वैसे फोटोशॉप वगैरह से जुगाड़ तो नहीं बिठाया। जी 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 जी। फिर मैंने जब इसको चेक किया, मैंने कहा नहीं नहीं, ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है। और अभी नियाजी साहब ये कह रहे थे कि भाई देखो, ये होता है इंडिपेंडेंट मुल्क, ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये होता है इंडिपेंडेंट फॉरेन मिनिस्टर। उनको डायरेक्ट कह रहा है। फिर उन्होंने कहा मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ कि आप कोई नहीं होते हमें बताने वाले हम किससे तेल ले, जहां हमारा इंटरेस्ट होगा, जहां हमारा फायदा होगा, हम उससे ये कहेंगे। और अगर आपको याद हो फखर भाई, ये तो मैं आपको पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, 1 साल से 2 साल से कह रहा हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंडिया सेंट्रिक। हमारा फायदा का, हमारे लोग का फायदा का हम वहां से लेंगे। अभी देखिए हमने करीब करीब $100 बिलियन बचा लिए रशिया से तेल लेके। हमने बहुत तेल लिया पीछे, बहुत तेल लिया। एक टाइम तो हमने ऑल टाइम हाई तेल लिया था मई जून में, ऑल टाइम हाई तेल लिया, क्योंकि हमें अपने रिजर्व बनाने, ये क्योंकि जो दुनिया में परिस्थिति चल रही है उसमें कब कहाँ कौन सी चीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, भी हो सकता है। तो इसलिए हमने अपना जो अभी ये ताइवान वाइवान वाला भी मसला चल रहा था, तो हमें अपने तेल के रिजर्व बढ़ा दिए। और अब ये बताइए, अब आज विडंबना ये है कि नियाजी साहब को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की क्लिप चलानी पड़ रही है पाकिस्तान के जलसे में, और फिर उन लोगों को समझाना पड़ रहा है। जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती उसे मैं उर्दू में समझ जाता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी टेस्टिमोनी है, ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है ऑफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी एंड सक्सेस स्टोरी मैं कहूंगा इसको, स्टोरी कहूंगा। तो ये एक मतलब मैं तो पर्सनली सच बोले तो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बट मैं इसको एक आई सी इट एज अ फेदर इन द कैप कि आज कौन एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो 2-4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्लिपिंग चला रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की। बहुत बड़ी चीज है फकीर, बहुत और बड़ी जिस चीज। वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके आखिरी दिन थे, तो उन दिनों में भी ये बात वो बार बार कहते थे कि वो हिंदुस्तान ले रहा है तेल और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मतलब फ्री है, वो किसी की उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो अमेरिका का दबाव आए या किसी और का प्रेशर आ जाए वो प्रेशर में नहीं आते, वो अपना फैसला वो करते हैं जो उनको सूट करता है और जो उनको लगता है कि इससे हमारे कंट्री को फायदा हो सकता है और इससे हमारे कंट्री को नुकसान हो सकता है, वही डिसीजन लेना है। ये नहीं है कि यार इससे रियाद वाले नाराज हो जाएंगे, वाशिंगटन वाले, बीजिंग वाले, तेहरान वाले या फिर दोहा वाले नाराज हो जाएंगे। तो ये बात बार बार हो रही है।